हमारे समाज में आए दिन हर रोज कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शायद हम लोग कभी भूल नहीं पाते। जैसे किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म होना। जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, रोड जाम कर देते हैं, कैंडल मार्च तक निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी दबाव होता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बजाय उन आरोपियों को गलत ठहराने के वो लोग लड़की को ही गलत ठहराने लगते हैं, ये कह करके कि अगर लड़की वहां पर नहीं गई होती तो शायद उसके साथ ये वारदात घटी नहीं होती। काश की लड़की ने ऐसा किया होता, काश की लड़की ने वैसा किया होता। पर एक बार सोचकर देखिए, जिस लड़की के साथ ये दरिंदगी हुई होती है वो आगे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करती होगी। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसके दुष्कर्म होने के बाद भी ना तो कोई कैंडल मार्च निकलता है और ना ही कोई सड़क जाम किया जाता है, बल्कि वो लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ती है और ऐसे लोगों के साथ लड़ती है जिनके सामने उसकी कोई भी औकात नहीं होती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और जब कोर्ट में जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं तब पूरा अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। जब सच्चाई सभी के सामने आती है तब हर कोई उस लड़की के जज्बे को, उस लड़की की हिम्मत को हर कोई सैल्यूट करने को तैयार हो जाता है। नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी और आप सभी का स्वागत है अधूरी कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और इसी मुजफ्फरनगर का एक इलाका आता है शाहपुर। दरअसल शाहपुर की रहने वाली रीना, और जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो 12 तक की पढ़ाई अपनी कर चुकी है। और रीना के माता पिता बेहद ही गरीब हैं। रीना के पिता जहाँ तहाँ मजदूरी करते हैं और थोड़ा पैसा कमा कर लाते हैं और उन्हीं थोड़े से पैसों से अपनी बेटी की परवरिश कर रहे होते हैं। लेकिन रीना जैसे ही इंटर की पढ़ाई कर लेती है तो उसके बाद जब अपने घर की माली हालत देखती है तो उसी के बाद वो अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और फिर इसी शाहपुर के एक क्लिनिक में रिसेप्शन की नौकरी करना शुरू कर देती है। अब रीना जहाँ पर नौकरी कर रही होती है वहीं पर उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद रीना अपने उसी दोस्त के साथ दिन में लंच करने को निकलती है। और फिर जब वो अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक में बैठकर बेगराजपुर के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो अपने क्लिनिक से रवाना होते हैं तो थोड़े ही दूर जाने के बाद उनके सामने 3 लड़के आ जाते हैं और वो तीनों लड़के उन दोनों का रास्ता रोक देते हैं। दरअसल वो तीनों ही रईसजादे होते हैं और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक गरीब लड़की हमारे सामने किसी और लड़के के साथ घूम रही है। इस बात से गुस्सा होकर वो तीनों रीना के दोस्त की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और उसको डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद वो रीना का हाथ पकड़कर उसको खेतों की ओर लेकर जाते हैं और फिर तीनों बारी बारी से रीना के साथ दुष्कर्म करते हैं। अब जैसे ही उन तीनों की हवस पूरी हो जाती है तो वो तीनों रीना को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने 4 दोस्तों को उसी जगह पर उसी समय बुला लेते हैं और उसके बाद ये सातों मिलकर लगभग 2 घंटों तक रीना के साथ दुष्कर्म करते हैं। और रीना जब चीखती है, चिल्लाती है और इनसे अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांगती है तब इनके कानों पर रीना की आवाज़ का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। दरअसल इन सातों के दिमाग पर इस तरह से शैतान हावी हो चुका था कि रीना का दर्द और तकलीफ इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। और दुष्कर्म करते वक्त इन्हीं का एक साथी रीना का एक अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब जैसे इन सातों की हवस पूरी हो जाती है तो ये लोग रीना को छोड़ तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको धमकाते हुए ये भी कहते हैं, अगर तुमने इस बात की खबर थाने में दी तो तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे साथ किस हद तक बुरा कर सकते हैं। और रही इस वीडियो की बात, ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है कि हम जब भी तुम्हें बुलाएं तुम चुपचाप हमारे पास चले आना। अगर तुम हमसे मिलने नहीं आई और तुमने थोड़ी भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। और इतना सब कुछ कहने के बाद वो सातों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब रीना वहाँ से अपने घर तो आ चुकी थी, लेकिन वो इस वारदात से इतना डर चुकी थी कि वो अपने माँ बाप को भी कुछ बता नहीं पाती और ना ही उसकी हिम्मत थाने जाने की होती है। और रात के वक्त जब वो सोती है तो उस हादसे को याद करके उसका शरीर कँपकँपाने लगता है और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती है और सारी रात उन पलों को याद करते हुए वो बस रोते रहती है। और साथ ही रीना को इस बात का भी डर लगता है कि वो लड़के
आज न कल उसको ज़रूर फ़ोन करेंगे और मजबूरन उसको जाना भी पड़ेगा। इसीलिए रीना अपने घर वालों से बातचीत करती है और नौकरी का बहाना देकर हरियाणा के गुड़गांव शहर में चले जाती है और गुड़गांव में जाकर वहां पर एक नौकरी करने लगती है और वहीं पर ही रहने लगती है। अब रीना उधर गुड़गांव जा चुकी थी और इधर वो लड़के रीना की हर जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रीना का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 10 महीनों का समय गुजर जाता है। अब जब रीना का कुछ पता नहीं चलता है तो एक दिन वो वीडियो आखिरकार सोशल मीडिया पर पोस्ट हो ही जाता है और जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है तो देखते ही देखते काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हो जाता है। और वायरल होने के बाद जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो को देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में रीना के चेहरे के साथ साथ उन तमाम लड़कों का चेहरा भी साफ साफ दिखाई देता है। और जब उस वीडियो में जब सभी लोग उन लड़कों की आवाज़ सुनते हैं तो सभी का दिमाग गुस्से के मारे 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है और ना ही कोई व्यक्ति सड़क जाम करता है और कुछ ही समय बाद यह वीडियो पुलिस के हाथों भी चढ़ जाती है। अब पुलिस के सामने जैसे ही यह वीडियो जाती है तो पुलिस काफ़ी तेज़ी के साथ हरकत में आती है और उसी के बाद रीना की तलाश करने लगती है। और फिर आखिरकार 14 जून 2014 को पुलिस गुड़गांव शहर में रीना के पास पहुंच जाती है और जब पुलिस रीना को वो वीडियो दिखाती है और इस वीडियो को जब रीना देखती है तो उस वीडियो को देखने के बाद रीना का शरीर कांपने लगता है और रीना काफ़ी चीख चीख करके रोने लगती है। अब पुलिस भी रीना को लेकर थाने पहुंच जाती है और उसके बाद रीना से पूछताछ करना शुरू कर देती है और इसी के बाद इन आरोपियों के खिलाफ रीना बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाती है। और जैसे ही पुलिस मुकदमा दर्ज करती है वैसे ही पुलिस भी काफ़ी हरकत में आ जाती है और बहुत ही कम समय में इन 7 आरोपियों को पकड़ भी लेती है। अब पुलिस इन 7 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद जेल भेज देती है। अब पुलिस ने इन 7 को जेल तो भेज दिया था, पर जेल भेजने के ठीक 1 साल बाद 6 आरोपी जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग जेल से बाहर निकलते हैं तो इनको काफ़ी डर सताने लगता है कि इनके खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत है, आज नहीं तो कल इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब इसके बाद इन आरोपियों के परिजन रीना के घर पर जाते हैं और रीना के घर जाने के बाद रीना से अपना बयान बदलने को कहते हैं, लेकिन रीना भी अपनी जिद पर अड़ जाती है और सिर्फ एक ही बयान देती है, जैसे इन लोगों ने मुझे दर्द दिया है उसी तरीके से इन लोगों को मैं जेल भिजवा कर ही रहूँगी। अब इसके बाद इन आरोपी के घर वाले रीना के घर वालों को पैसों का लालच भी देते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे बच्चों की गलती को माफ़ कर दो, लेकिन रीना अपनी जिद से पीछे ही नहीं हटती। अब जब रीना अपना आखिरी फैसला सुना देती है तब इनके परिजनों को लगता है कि अब रीना ऐसे मानने वाली नहीं है, इसलिए ये सब लोग अब रीना के परिवार वालों को और रीना को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अब रीना के माता पिता जब अपनी बच्ची को इस तरीके से परेशान देखते हैं तब उनको भी अपनी बच्ची की चिंता सताने लगती है, क्योंकि रीना जहाँ पर भी रहती है वो बस इन्हीं पलों को याद करती है और इन पलों को याद कर करके रोते रहती है। दरअसल रीना की हालत ऐसी हो जाती है कि वो चाहकर भी घर से बाहर निकल नहीं पाती। अब जब रीना के माता पिता अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं तो वो जल्द से जल्द उसकी शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार बतौली का रहने वाला एक लड़का मिल भी जाता है और इसी के बाद रीना की शादी भी कर दी जाती है। अब रीना शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद करीब 1 साल तक अपना जीवन काफ़ी खुशहाल तरीके से व्यतीत करती है। लेकिन उन दरिंदों के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि रीना की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल जा चुकी है तो उन आरोपी के परिजन भी उसके ससुराल चले जाते हैं और रीना के ससुराल वालों से भी कहते हैं कि रीना से कहो कि तुम अपना बयान बदल दो, बदले में हम तुम्हें 25 लाख रुपए देंगे। अब जैसे यहाँ पर 25 लाख रुपए की बात आती है तो रीना के ससुराल वाले भी लालच में आ जाते हैं और रीना का पति उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी भी जी रही हो, बेहतर यही रहेगा कि तुम अपना बयान वापस ले लो। अब जब रीना का पति इस तरीके की बातें करता है तो रीना भी सोचने लगती है कि उसका पति जिसने 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने का वादा किया था और वही इंसान इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ नहीं दे रहा है। पर रीना अपने पति की बात नहीं मानती है और उसका पति भी अपना आखिरी फैसला सुना देता है। दरअसल उसका पति ये कहता है
अगर तुम अपना बयान नहीं बदलती हो तो तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। अब जैसे ही रीना का पति इस बात को बोलता है तो रीना भी सोचने लगती है कि उसके ससुराल वाले पूरी तरह से पैसों के लालच में आ चुके हैं और पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो रीना भी काफ़ी सोच विचार करके अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर अपने घर वापस अपने मायके चले जाती है। अब वापस घर जाने के बाद उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो वैसे ही वो तारीख भी आ जाती है जिस तारीख को इस केस की सुनवाई होने वाली थी। 31 जुलाई 2017 को कोर्ट में इस केस का फैसला होना था। रीना की तरफ से जो वकील होता है वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करता है, लेकिन जो भी उन दरिंदों के वकील होते हैं वो तरह तरह की दलीलें देते हैं और जज साहब से गुजारिश करते हैं कि इनको कम से कम सजा दी जाए। लेकिन रीना का वो वीडियो जब जज साहब को दिखाया जाता है तो उस वीडियो को देखने के बाद जज साहब के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद जज साहब भी अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन तमाम आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और साथ ही साथ 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं तो पूरा अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है और इस बात को सुनते ही रीना के चेहरे पर भी मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। वहाँ पर मौजूद मीडियाकर्मी जब रीना से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसका बयान लेने की कोशिश करते हैं, तब वो भी रोते रोते कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई मैंने उन लड़कियों के लिए लड़ी है जिनके सामने जब कोई बड़ी पार्टी आ जाती है तब वो डर कर अपने घर में छिप जाती हैं। और वो ये भी कहती है कि मैं उन सभी लड़कियों से यह गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप डट कर उसका सामना करें। भले ही फैसला होने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पर भी सभी आरोपी जेल की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली क्राइम स्टोरी पर। तब तक आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।